नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का सवाल जवाब स्पेशल। आज महिलाओं की समस्याओं से जुड़े सवाल हैं और हमारी आज की जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर मेघा शांडिल्य शास्त्री प्रसूति एवं महिला रोग विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में आप जयपुर स्थित अमर जैन हॉस्पिटल बाय WHCC में सेवाएं दे रही हैं और आपको 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। आपको मलेशिया में हुए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम एस्पायर 2017 में बेस्ट केस पेपर का अवार्ड मिल चुका है। आपको वर्ष 2018 में साउथ अफ्रीका में हुए WCIM में बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए भी सम्मान मिल चुका है और आपके कई रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। तो सवाल हैं बहुत सारे, उनका सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मेरा कद 5 फीट 2 इंच है और वज़न 35 किलोग्राम है। मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। पहले हर महीने में आते थे, उसके बाद 2 महीने में एक बार आने लगे और अब तो 4 महीने से नहीं आए हैं। जब आते हैं तो सफ़ेद आते हैं। इसका उपाय जानना चाहती हैं एक महिला दर्शक है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पीरियड्स नहीं आना अपने आप में एक चिंता की बात है, लेकिन इसके लिए आप ज़्यादा चिंता ना लें। आप सही टाइम पे आपने ये कैच किया है कि आपको पीरियड्स की एबनॉर्मलिटी है, तो आप इस समय सही डॉक्टर को दिखाएं। मोस्टली जब पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो हम एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हम सबसे पहले सलाह देते हैं कुछ हार्मोन टेस्ट की और सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी में यूजुअली हमने देखा है कि यंग लड़कियों को जिनको पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है, जिनको पीरियड्स लेट आते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने जिनको चढ़ के आते हैं पीरियड्स, उनको PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है, जिसमें जो अंडाशय होता है उसमें पानी भर जाता है। इसका इलाज उपलब्ध है, आप उसकी कोई टेंशन ना लें। और जहाँ तक आपकी कद और आपके वज़न का सवाल है, मैं ये कहूँगी कि PCOD का जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं वो है वेट लॉस। आप वेट लॉस करें, आपका रूटीन जो है, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, तो PCOD अपने आप में क्योर होने लगता है। और बाकी जो बचा हुआ जो सिस्ट फॉर्म हो चुका है उसके लिए आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और यूजुअली हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। आप वो लीजिए, PCOD 100% क्योरेबल है और डेफिनेटली आपको इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक खाने का सवाल है, आपकी डाइट बिल्कुल मॉडिफाइड होनी चाहिए। ऑयली या फैटी फूड आपके खाने में कम से कम होना चाहिए। जो आपको सबसे ज़्यादा लेना है वो है प्रोटीन और फाइबर्स। उसके लिए आप दाल, मूंगफली, सोयाबीन ज़्यादा लें। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, छाछ, पनीर, अंडे ये ज़्यादा लें। और जहाँ जैसे मैंने कहा है कि आप ऑयली और फैटनिंग फूड जो फास्ट फूड होता है, फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर्स या कोई भी फास्ट फूड आप लेते हैं उसका कम से कम सेवन करें। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम लें आप, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में भी यूजुअली शुगर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। उसकी जगह आप छाछ और लस्सी प्रेफर करें। बिल्कुल। अच्छा, ये जो समस्या आपने बताई PCOD, इससे जुड़े हुए और भी सवाल हैं। अगला सवाल भी इसी पर है, जिसमें एक महिला दर्शक जानना चाह रही हैं कि उन्हें इसकी समस्या है और इस वजह से उनका वज़न जो है वो बहुत बढ़ रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? PCOD के साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसको हम PCOS कहते हैं, जिसमें कुछ हार्मोनल डेफिशिएंसी या हार्मोन का बढ़ना हमारी बॉडी में आ जाता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है थायराइड। थायराइड एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें जब वो हाइपरथायराइड होता है, जिसमें TSH की वैल्यू बढ़ जाती है, उसमें यूजुअली वेट गेन होता है। वेट गेन के साथ साथ आपके बॉडी में बहुत सारे बदलाव भी आते हैं अगर आपको PCOS होता है, जैसे आपके चेहरे पे एक्नी या अनवांटेड मेल पैटर्न में हेयर ग्रोथ होना और मेन पीरियड्स की इरेगुलरिटी होना, जिसमें पीरियड्स डिले हो जाते हैं, उनको हम PCOS कहते हैं। उसके लिए हमें थायराइड लेवल कराना बहुत ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर हार्मोन पैनल होता है जिसको हम PCOS पैनल भी कहते हैं, हमें वो कराना ज़रूरी है और उसको देखने के बाद ही आपका सही ट्रीटमेंट हो सकता है। कभी कभी PCOS में आपका एक इंसुलिन डिपेंडेंट भी होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी बॉडी में डायबिटीज़ है, लेकिन PCOS की एक एंटिटी होती है जिसमें इंसुलिन की भी मात्रा बढ़ सकती है, तो हमें उसका भी आपकी जांच और उसका ट्रीटमेंट करना साथ में ज़रूरी होता है।
तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज और जिम ज्वाइन करें, और इससे पहले कि आपका वेट बढ़ना आपको और भी कुछ आगे प्रॉब्लम दे, उससे पहले आप डॉक्टर को दिखाएं और सही टाइम पे ट्रीटमेंट लें। अगला सवाल है, मुझे खांसते व छींकते समय यूरिन आ जाता है, कृपया इसका इलाज बताइए। अनीता हैं ये मध्य प्रदेश से, इनका सवाल है। अनीता जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी उम्र क्या है, क्योंकि यूजुअली जो आपने सिम्टम बताए हैं कि आपको छींकते और खांसते समय यूरिन होती है, इसको हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसमें हमारे ब्लैडर और पेल्विक फ्लोर की मसल जो हैं वो वीक हो जाती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट करने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें सबसे पहले आती है उम्र। वैसे ये प्रॉब्लम जो है ये किसी भी उम्र की लड़कियों को हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये थोड़ी सी बड़ी उम्र की औरतों में देखी जाती है। दूसरा कि आपकी डिलीवरियां कितनी हुई हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पेल्विक फ्लोर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो उसकी मसल की वीकनिंग होती है, वो ये उनमें होती है जिनकी नॉर्मल डिलीवरियां एक से ज़्यादा होती हैं। कंपैरेटिवली सिजेरियन जिनके होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम कम देखी जाती है, क्योंकि उसमें हम डिलीवरी में जो पेन होता है, उसमें जो मसल वीकनेस आती है, वो सिजेरियन में नहीं होती है। तो मेरा मेन आपसे यही सवाल रहेगा, पहले ये जानना कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी अगर हुई है तो कितनी हुई हैं, और अगर उसमें कोई फोर्सेप डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि ये कुछ कॉजेज़ होते हैं जो मांसपेशियाँ लूज़ करते हैं। सेकेंड कि आपको कोई, जैसे अगर आपको कोई आदत है सिगरेट पीने की, या आपको लॉन्ग टर्म कभी कोई ट्यूबरक्लोसिस की कोई बीमारी रही है, क्योंकि इसमें खांसते समय पेट पे प्रेशर आता है और मसल्स की वीकनिंग होती है। चौथा, ये उनमें भी देखा जाता है जिनको यूजुअली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में भी लोअर मसल की लूजनिंग होती है, क्योंकि हमको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ये कुछ सवाल होंगे जो मैं आपसे जानना चाहूँगी। जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट का सवाल है, फिजियोथेरेपी और केगस एक्सरसाइजेज जो होती हैं आप वो करें, उनसे ये 100% क्योरेबल है। और अगर मान लीजिए आपका एक्सरसाइज से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप सबसे पहले तो एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। वो कुछ यूरोडायनामिक स्टडीज़ जो होती हैं, यूरिन के टेस्ट होते हैं, वो करेंगे। उससे पता चलेगा कि आपका यूरिन का फ़्लो कितना है और किस हद तक आपको उससे प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम नॉर्मल एक्सरसाइजेज से सॉल्व नहीं हो सकती, तो इनका एक छोटा सा सर्जिकल ऑपरेशन होता है जिससे वो ब्लैडर की टाइटनिंग कर देते हैं। उससे आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। साथ में एक ब्लैडर डायरी करके एक आती है, आपको वो बनाना बहुत ज़रूरी है। उस डायरी में आपको वो टाइम नोट करना पड़ता है कि जब आपको ये लीकिंग एक्चुअली हुई है, कि अगर आपको सचमुच एक खांसते छींकते समय ही हुई है, या आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, या कोई भारी सामान उठा रहे हैं, या भारी आप झुक के बहुत काम कर रहे हैं, अगर आपको उस समय भी होती है तो आप उस डायरी पे नोट करें, ताकि हमें ये पता रहे कि आपका एक्चुअली प्रॉब्लम का ट्रिगर फैक्टर क्या है। तो हम वो ट्रिगर फैक्टर को भी कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रूटीन खांसी आने का भी ट्रीटमेंट आपको एक फिजिशियन से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खांसी पेट पे प्रेशर देती है और फिर यूरिन लीक की चांसेस बढ़ती हैं। अगला सवाल है, मेरी पत्नी ने 1 महीने की प्रेगनेंसी में गर्भ निरोधक गोली ली थी, जिसकी जांच कराने पर डॉक्टर ने बोला कि ओवरी में छाले हो गए हैं और ठीक होने में 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा। क्या छाले ठीक होने में इतना टाइम लगता है? क्या हमें भविष्य में बच्चा हो सकता है या नहीं? एक दर्शक जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो ओवरी के छाले हैं वो छाले नहीं होते हैं, उनको हम सिस्ट कहते हैं, जिसमें ओवरी में छोटे छोटे बॉल सरी के बन जाते हैं, जिसमें पानी भर जाता है, जिसको हम सोनोग्राफी में यूजुअली पर्ल लाइक अपीयरेंस कहते हैं, क्योंकि वो पर्ल के नेकलेस की तरह दिखता है। जहाँ तक आपकी इसका सवाल है कि वो कितना टाइम लेता है ठीक होने में, तो वो पूरा डिपेंड करता है कि पहले कि सिस्ट कितने सारे हैं, दूसरा सिस्ट का साइज़ क्या है, तीसरा क्या सिस्ट एक्चुअली सिर्फ पानी की है या उसमें खून भी भर चुका है, और चौथा क्या वो सिर्फ एक ओवरी में है कि वो दोनों ओवरीज में है। यूजुअली एक ट्रीटमेंट को असर करने में कम से कम 3 से 4 महीने तो लगते ही हैं, और अगर आपके डॉक्टर ने ये बोला है कि आपके ट्रीटमेंट को 5 से 6 महीने लगेंगे, तो उन्होंने उस बेसिस पे बोला होगा जिस बेसिस पे उनको सोनोग्राफी में एक्चुअली कितने अमाउंट की सिस्ट मिली है, वो देख के उन्होंने आपके ट्रीटमेंट कैलकुलेट किया होगा।
5 से 6 महीने का जो उनका ट्रीटमेंट चलेगा उसमें प्रेगनेंसी आपके वाइफ को नहीं लग सकती है। वो आपको ये भी फ़ायदा देगी क्योंकि अभी रिसेंटली आपकी वाइफ ने अबॉर्शन किया है, तो एटलीस्ट एक अबॉर्शन और दूसरी प्रेगनेंसी का गैप भी ये ट्रीटमेंट आपको इतना टाइम देगा कि आपकी वाइफ की बॉडी वापस से वो पूरा स्ट्रेंथ ले सके दोबारा प्रेग्नेंट होने के लिए। जहाँ तक सवाल ये है कि फ्यूचर में प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, तो आप उसका बेफिक्र रहें। एक बार सिस्ट ख़त्म हो जाए, ओवरीज वापस से नॉर्मल एक्ट करना चालू कर देती हैं और प्रेगनेंसी की चांसेस फिर से बढ़ जाती है। तीसरा, मैं आपको एक और एडवाइस करूंगी कि एज अ रूटीन आप गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह आप कोई प्रोटेक्शन इस्तेमाल करें, क्योंकि जहाँ तक ओसी केस का सवाल है गर्भ निरोधक गोलियों का, वो भी हार्मोन्स होती है। हर हार्मोन एक लेडी के बॉडी में एक अलग तरीके से एक्ट करता है, तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप किसी न किसी और तरीके का प्रोटेक्शन यूज़ करें। बिल्कुल, और हो सकता है कि इनको समझाने के लिए डॉक्टर ने छाले के रूप में आसान शब्दों में बता दिया हो, लेकिन मेडिकली वो सिस्ट की कैटेगरी में आती हो। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरे बाएं हाथ के पिछले हिस्से में एक मोटी गांठ है जो आमतौर पर महिलाओं के दोनों तरफ फैट के रूप में होती है, लेकिन मेरे एक तरफ मोटा होने के कारण ये अजीब लगता है। मैंने इसमें अल्फ़ा लेज़र थेरेपी भी ली है, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। अंडर आर्म्स के पीछे ऐसी समस्या में लेज़र थेरेपी कितनी सुरक्षित है, कृपया सुझाव दीजिए। ये भी एक महिला दर्शक का सवाल है। मैं ये ज़रूर समझती हूँ इस बात को कि जब आपके दो पार्ट में से एक पार्ट अगर बहुत भारी दिखता है तो आपको साइकोलॉजिकली वो बहुत अनकंफर्टेबल लगता होगा, प्लस कुछ ऐसे पर्टिकुलर कपड़े पहनने में भी आपको तकलीफ़ आती होगी। लेकिन इसके लिए मैं आपको पहले ये जानना चाहूँगी कि आपकी सबसे पहले कि आपकी उम्र क्या है, दूसरा क्या आपको कितने बच्चे हैं और आपने बच्चों को कितने टाइम तक दूध पिलाया है। क्योंकि अगर आपकी गांठ सिर्फ अंडर आर्म्स तक है तो कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि दूध की जो गांठ होती है वो भी वहाँ सरक जाती है। लेकिन अगर आपकी गांठ अंडर आर्म्स के पीछे के साइड पर है, जो टुवर्ड्स शोल्डर के साइड पे आती है, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल एडवाइस करूंगी कि आप एक सही डॉक्टर से मिलें। जो अगर आप बहुत जिमिंग करती हैं तो वो मसल की गांठ भी हो सकती है, तो उसके लिए आप एक जनरल सर्जन जो होते हैं आप उनसे मिलें, उनको आप पूरा एग्जामिन कराएं। अगर वो कहते हैं तो आप एक FNSC करके जो होती है एक जांच, जिसमें गांठ का एक थोड़ा सा टुकड़ा या उसका खून लेते हैं जांच करने के लिए, आप वो कराएं। प्लस उसके बाद आप जनरल सर्जन या एक प्लास्टिक सर्जन से मिलें और उनसे फिर आगे का आप ट्रीटमेंट लें। बिल्कुल। अगला सवाल है, सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका किस उम्र तक लगाने पर कारगर होता है, कैसे और कहाँ लगवा सकते हैं, कितने टीके किस अंतराल में लगते हैं? ये भी एक महिला दर्शक का सवाल है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे देश में स्वदेशी जो टीका है इसका वो भी आने की तैयारी है, लेकिन टीके तो अभी उपलब्ध होंगे ही। पर सर्वाइकल कैंसर एक महिला की बॉडी का सबसे ज़्यादा बड़ा कैंसर है, सबसे ज़्यादा स्प्रेड करता है। इंडिया में सर्वाइकल कैंसर की मात्रा बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम बहुत कम सर्वाइकल वैक्सीनेशन लगाते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बताता है कि आप कितने अवेयर हैं सर्वाइकल कैंसर को लेके। जहाँ तक सर्वाइकल कैंसर का आपका पहला सवाल है कि ये कौन सी उम्र में लगना चाहिए, तो एक आइडियल उम्र सर्वाइकल कैंसर के लगाने की 9 से 14 साल होती है। 9 to 14 ईयर्स हम मेल और फीमेल दोनों में लगाते हैं। सर्वाइकल कैंसर सिर्फ लड़कियों में नहीं लगती है उसकी वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन लड़कों में भी लगता है। सो 9 से 14 एक आइडियल एज है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन लगाने की। 14 से पहले अगर आप वैक्सीनेशन लगाते हैं तो आपको सिर्फ 2 डोज लगानी होती है। पहली डोज काउंट होती है जिस दिन आपने लगाया है एज डोज 1, सेकेंड डोज उसके 6 महीने बाद लगती है अगर आप 14 के नीचे हैं तो। और अगर आप 14 के ऊपर हैं तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन 26 ईयर्स तक सबसे अच्छी काम करती है। लेकिन वैसे इवन अगर आप 46 या 48 ईयर्स की भी हैं तो भी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन आपको लगाना चाहिए। हम ये कहते हैं कि जब तक आपकी बॉडी सेक्सुअली एक्टिव है तब तक आपको वैक्सीनेशन ज़रूर लगाना चाहिए।
लेकिन अगर आप 14 एंड अबव हैं तो वैक्सीनेशन की डोज चेंज हो जाती है, आपकी 2 की जगह अब 3 डोज लगती हैं, जिसमें फर्स्ट डोज जैसे मैंने आपको बोला कि वो फर्स्ट डे काउंट होती है जिस दिन आपको पहली डोज लगी, सेकेंड डोज आपको सेकेंड मंथ में लगती है और लास्ट डोज आपको 6th मंथ में लगती है। इंडिया में 2 तरीके की वैक्सीनेशन इस समय उपलब्ध हैं, जिसको सर्वाइकल 4, सर्वाइकल 9 के नाम से कही जाती है। 4 में 4 तरीके के वायरसेस को कवर करते हैं, 9 में हम 9 तरीके के वायरसेस कवर करते हैं और जल्द ही गवर्नमेंट हमें फ्री सर्वाइकल वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करने वाली है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपका बहुत अच्छा सवाल है, आप सर्वाइकल वैक्सीनेशन के लिए बहुत ओरिएंटेड हैं, अवेयर हैं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जानकार, आपके आसपास के जितने लोग हैं, आप उनको भी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के लिए अवेयर कराएं, उनको भी ओरिएंट कराएं। और ये वैक्सीन आपको कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट लगा सकती हैं, हर एक के पास परमिशन होती है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन लगाने की। तो आप बेझिझक होकर किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और वहाँ से वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा ये जो कम उम्र वाला आपने पीरियड बताया था उसमें लड़कों को भी लगती है, तो वो क्यों लगती है? और जब अधिक उम्र हो जाती है तब पुरुषों को लगाने की ज़रूरत नहीं है? अभी रूटीन में जो वैक्सीनेशन चार्ट आया है उसमें सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन भी बॉयज़ को लगाने की परमिशन दी गई है। बेसिकली वो इसलिए होता है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर मोस्टली उसके जो रीजंस होते हैं उसमें मल्टी सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से होता है, इसलिए हम बॉयज़ को पहले ही इम्यून कर देते हैं। जहाँ तक गर्ल्स का सवाल है, गर्ल्स में यूजुअली हम 14 इसलिए पिक करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इससे पहले कि उनको मेंसेस आए हम उनको सर्वाइकल वैक्सीनेशन लगा दें। उसके बाद सर्वाइकल वैक्सीन काम ज़रूर करता है लेकिन उसकी थोड़ी सी एफिनिटी कम हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 25 इयर्स तक सबसे अच्छा टाइम है सर्वाइकल वैक्सीन लगाने का। लेकिन अगर आप 46 भी हैं और अगर आप आज भी लगवाना चाहती हैं तो आप ज़रूर लगवाएं। अगला सवाल है, मेरी पत्नी को 4 माह का गर्भ है, पहला बच्चा सीजेरियन हुआ था लेकिन हम लोग चाहते हैं कि दूसरा बच्चा नॉर्मल हो, इसके लिए मेरी पत्नी को अभी से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संजीव हैं जालोर से। संजीव जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी वाइफ का पहला सिजेरियन क्यों हुआ था? क्योंकि सिजेरियन के 2 रीज़न होते हैं, या तो एक मदर का कॉज होता है या बच्चों का कॉज होता है। अगर आपकी वाइफ का पहला सिजेरियन किसी मदर के कॉज की वजह से हुआ है कि उनके नीचे की जगह छोटी है या उनके पाँव में कोई डिफेक्ट है या उनका पैसेज कमज़ोर है, तो हो सकता है आपका सेकेंड भी सिजेरियन ही हो। लेकिन अगर सिजेरियन किसी बच्चे के कॉज की वजह से हुआ है, जिसको हम मिकोनियम स्टेन लाइकर कहते हैं, जिसमें हम लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं कि बच्चे ने पेट के अंदर पॉटी कर दी है या फिर बच्चे के गले में नाल फंसी हुई है या बच्चा डिलीवरी के टाइम पे उसकी धड़कन कम हो गई है, तो आपकी वाइफ नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि पहला अगर आपकी वाइफ का सिजेरियन है तो कंपलसरी सेकेंड सिजेरियन ही होगा, अनटिल अनलेस आपकी वाइफ को कोई बहुत बड़ी कोई मेडिकल इलनेस या जैसे मैंने आपको कहा कि मदर में ही कोई प्रॉब्लम हो, वो ना हो, तो आप सेकेंड के लिए आराम से ट्राई कर सकते हैं। जहाँ तक ये सवाल है कि आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, हर प्रेगनेंसी एक तरीके की होती है, भले वो प्रीवियस सिजेरियन हो या प्रीवियस नॉर्मल हो। तो आपको प्रेगनेंसी में स्पेशली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हो जाएं और आपकी वाइफ को दर्द उठे, तो मेरी तो सिंपल आपसे सबसे पहले यही एडवाइस रहेगी कि अगर आपकी वाइफ को थोड़ी सी भी ब्लीडिंग या जिसको हम कहते हैं बैग जो फट जाता है, जिसको हम लीकिंग कहते हैं, या आप कि वाइफ को बच्चा कम ज़्यादा या बिल्कुल घूमता हुआ महसूस नहीं हो, और मेन चीज़ अगर उनको दर्द चालू हो जाए तो आप इंतज़ार ना करें, तभी के तभी आप हॉस्पिटल पहुँचें और डॉक्टर को कंसल्ट करें। बिल्कुल। अच्छा, इस सवाल के जवाब में आपने एक सवाल किया कि आपको ये पूछना चाहिए कि ये सीज़ेरियन मतलब क्यों किया गया था, मतलब उसकी वजह क्या थी। तो आजकल डिलीवरीज़ को लेकर ये होता है कि अधिकतर सीज़ेरियन ही हो रहे हैं और इनको एक समस्या हुई और ये उसमें आपसे सलाह चाह रहे हैं, लेकिन आप जानना चाह रहे हैं कि सीज़ेरियन की वजह क्या थी। तो क्या हम यहाँ पे अपने मरीजों को, अपने दर्शकों को ये सलाह दे सकते हैं कि आप यदि सीज़ेरियन हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि सीज़ेरियन करने की वजह क्या है।
हो सकता है ये डिस्चार्ज टिकट में भी लिखी गई हो जानकारी, तो आगे जो भी कोई समस्या होगी उस महिला को, तो उस समय ये जानकारी इलाज करने वाले डॉक्टर के लिए उपयोगी रहेगी। नहीं, डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपके साथ जो ऑपरेशन हुआ है वो क्यों हुआ है। ये आपका हक है जानने का कि आपका अगर सिजेरियन हुआ है तो डॉक्टर ने क्यों किया है सिजेरियन। ये यूजुअली जैसे आपने बोला डिस्चार्ज टिकट पे हमेशा एक इंडिकेशन करके एक टॉप हेडिंग होती है, उसमें लिखा रहता है कि आपका सिजेरियन क्यों हुआ है। तो सबसे पहले ये आपकी खुद की जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे आप जिस डॉक्टर को दिखाएं उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका पहला सिजेरियन क्यों हुआ था। क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि जैसे जिन पेशेंट्स की बीपी बहुत हाई होते हैं, जिनको हम प्री एक्लेम्शिया कहते हैं या एक्लेम्शिया होता है, उसमें सिजेरियन होता है। तो अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में आप किसी नए डॉक्टर के पास जाएंगे और उनको आप बताएंगे कि मेरा ऑपरेशन इस वजह से हुआ था क्योंकि प्रेगनेंसी में मेरा बीपी अनकंट्रोलेबली भी हाई था, तो हमें भी आपका ट्रीटमेंट देने में बहुत आसानी होती है। हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो आपकी प्रेजेंट प्रेगनेंसी है आपको उसमें सेम कॉम्प्लिकेशन ना आए। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन आपको सेव करना बहुत ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि पहली प्रेगनेंसी हो गई और अब इस डॉक्यूमेंट की इम्पोर्टेंस नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको याद नहीं है तो पर आपके डॉक्यूमेंट पे ज़रूर लिखा होगा कि आपके साथ ऑपरेशन हुआ तो क्यों हुआ है। तो वो जब आप अपने नए डॉक्टर के पास जाएं, अपने सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेके जाएं। उससे डॉक्टर को आगे ट्रीटमेंट देना भी आसान होता है। बिल्कुल। और शो के दौरान हम हेलो डॉक्टर का व्हाट्सएप नंबर लगातार दिखा रहे हैं। आप अपना सवाल और डॉक्टर से जुड़ी जानकारी यहाँ मालूम कर सकते हैं, सवाल भेज सकते हैं। अगला सवाल है, मेरी उम्र 18 वर्ष है, मुझे थायराइड की समस्या है, वज़न भी बढ़ता जा रहा है, संभवतः पीसीओडी भी है, मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डाइट आदि के बारे में भी विस्तार से बताइए। अंजना है मुरैना से। तो इसमें मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहले के सवालों में कवर कर चुकी हैं, लेकिन इनके लिए जो उपयोगी जानकारी वो आप बता सकती हैं। नमस्ते अंजना जी। अंजना जी, आपकी उम्र 18 साल की है। 18 साल एक ऐसी उम्र है जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है पढ़ाई का। इस स्ट्रेस की वजह से हो सकता है आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो, जिसमें हाइपोथायराइड यूजुअली देखा जाता है। हाइपोथायराइड में वज़न बढ़ता है और उसमें पीसीओडी भी होता है, जिसमें पीरियड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीरियड्स डिले होके आते हैं, 2-3 महीने तक हो सकता है आपको पीरियड्स नहीं आए। इसलिए अंजना जी, सबसे मेन चीज़ ये है, सबसे पहला आपका स्ट्रेस लेवल आपको कंट्रोल करना होगा। पढ़ाई की टेंशन, कॉलेज की टेंशन आपको कम से कम लेनी होगी। उसके लिए आप योगा या स्ट्रेस मैनेजमेंट जो मेडिटेशन होते हैं आप वो स्टार्ट करें। उससे आपका मेन ब्रेन भी पीसफुल रहेगा, प्लस आपका वेट रिडक्शन भी होगा। सेकंड, जहाँ तक थायराइड का सवाल है, थायराइड का सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे आप लेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेनी पड़े। तो इसलिए आप जो थायराइड के स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं, आप उनसे मिलें और सही टाइम पे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तीसरा, जहाँ तक आपका पीसीओडी का सवाल है, पीसीओडी आपकी पीरियड्स में प्रॉब्लम देगा, उसके लिए आप एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पीसीओडी का फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है वेट लॉस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप वो स्टार्ट करें। सेकंड, आप डॉक्टर से मिलें, वो आपको पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे। आप सही टाइम पे सही मेडिकेशन लें। पीसीओडी 100% क्योरेबल है, भले वो 3 महीने ले या 6 महीने ले, लेकिन पीसीओडी 100% ठीक होता है। चौथा, जहाँ तक डाइट का सवाल है, मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ कि फ्राइड फूड्स, फैटी फूड्स और वो फूड जिससे आपको बहुत शुगर इंटेक हो वो आपको कम से कम लेना है। अगर आपकी फैमिली में डायबिटिक हिस्ट्री है तो आपको अपनी बॉडी में शुगर इंटेक बिल्कुल कम करनी है। आपको ज़्यादा प्रोटीन डाइट मैं बता चुकी हूँ, जैसे कि आपको पनीर, दूध, दही, छाछ, लस्सी, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो, एग, ये ज़्यादा लेने हैं। ओमेगा 3 जिसमें जिन सब्जियों में ज़्यादा होता है आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। कार्बोहाइड्रेट रिच या फाइबर रिच सब्जियां जिसमें ब्रोकली, फूल गोभी जो आती हैं, सारी बीन्स, हरी बीन्स, अभी विंटर का सीज़न है तो सारे साग, पालक, बथुआ, ये सब आप ज़्यादा लीजिए।
और आपको बेरीज़ जो फ्रूट्स होते हैं, स्ट्रॉबेरीज़, मलबेरीज़, ब्लूबेरीज़ जो होते हैं, इन फलों में सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 होता है, अमाइनो एसिड्स होता है, आप इनको लीजिए। हर तरीके के नट्स जो होते हैं आप वो ज़्यादा लीजिए। मूंगफली, सोयाबीन आपकी डाइट में आप ज़्यादा रखें। और जहाँ तक रोटी का सवाल है, गेहूं या जो मल्टीग्रेन आटा आता है, आप उसकी रोटियां ज़्यादा लें। अगला सवाल है, चेस्ट में एक गांठ बनी है, ये काफ़ी समय से है, इसमें दर्द नहीं होता है, डॉक्टर का कहना है कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि कैंसर तो नहीं है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उचित सलाह दीजिए। ये 32 साल की एक महिला दर्शक का सवाल है। पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप बहुत अवेयर हैं इस बात के कि आपके ब्रेस्ट में गांठ है, क्योंकि ये गांठ यूजुअली आप जो देखी जाती है महिलाओं में जो आपकी उम्र है 32, वो मोस्टली तभी भी होती है जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं। लेकिन अब आपकी ब्रेस्ट फीड अगर ख़त्म हो चुकी है और तो भी आपकी गांठ है, तो डेफिनेटली आपने ये खुद महसूस करी होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बॉडी के लिए बहुत अवेयर हैं, बहुत ओरिएंटेड हैं आपकी बॉडी के लिए। जहाँ तक अब आपकी गांठ का सवाल है, अगर आपकी गांठ में पेन नहीं है तो आपको इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो भी मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे ब्रेस्ट की सोनोग्राफी और मैमोग्राफी जो होती है आप वो कराएं। सोनोग्राफी और मेमोग्राफी बहुत हद तक आपको ये बता देती है कि ये जो आपको जो ब्रेस्ट में जो आपकी गांठ आई है वो बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट मतलब वो कि वो कैंसर है कि नहीं है, वो आपको ये दोनों जांचें बता देंगी। तो आप टाइम नहीं वेस्ट करके आप जाके ये ज़रूर दिखाएं। जहाँ तक आपके डॉक्टर ने बताया है कि इस गांठ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप रूटीनली एक एनुअल चेकअप कराएं अपना, और उसमें एक रूटीन आप ये बनाएं कि आपको मेमोग्राफी करवानी है। तो उसके थ्रू आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि कहीं ये कैंसर है कि नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर मेघा जी को हम धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और तमाम एहतियात के बारे में बताया। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार। थैंक यू।